पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, व्हाट इज़ हेल्थ, व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ, रोग तथा उसके कारण, कॉजेज ऑफ डिजीज़, संक्रामक तथा असंक्रामक कारक, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे क्लास 9th का विज्ञान का पाठ 13, हम बीमार क्यों होते हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे रोग फैलने के साधन, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़, अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, उपचार के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, निवारण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। हमने पढ़ा था कि संक्रामक रोग किस कारण से फैलते हैं, इनके फैलने का मुख्य कारण क्या होता है। इनके फैलने के मुख्य कारण होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स इत्यादि। जब इन रोगाणुओं का आक्रमण हमारे शरीर पर होता है तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। यह संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं? जब कोई संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर देते हैं। यह रोगाणु संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक संचारित होते हैं, इसलिए इन्हें संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। रोग फैलने के कुछ सामान्य तरीके हैं जिनमें रोग स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह रोगों का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच रहा है। यह संक्रमण व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, बाय पर्सनल कांटेक्ट, वायु द्वारा बाय एयर, भोजन द्वारा बाय फूड और कुछ जीव जंतुओं द्वारा जिन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है। आइए अब हम एक एक करके विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला माध्यम है हवा या वायु, जिसके द्वारा संक्रमण स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है। ऐसा तब होता है जब मनुष्य खांसता या छींकता है तो छोटे छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं और जब उसके समीप कोई स्वस्थ व्यक्ति हो तो ये बूंदक उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इनसे सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। इस तरह स्वस्थ व्यक्ति हवा में फैले हुए बैक्टीरिया या वायरस से संक्रमित हो जाता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण हैं खांसी जुकाम, कफ एंड कोल्ड, टीबी, निमोनिया आदि। रोग के सूक्ष्म जीव जल द्वारा भी फैलते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब कोई स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित जल पी लेता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति या हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट जल में मिल जाते हैं और जब यह संक्रमित जल कोई स्वस्थ व्यक्ति पी लेता है तो रोगाणु जल के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं
या दूषित पानी के संपर्क में आने वाले भोजन को खाने से भी यह संक्रमण फैल सकता है। ऐसा अक्सर बारिश के दिनों में होता है, अतः हमें हमेशा स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए या उबला हुआ पानी पीना चाहिए। जल द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण हैं पेचिश, डिसेंट्री, डायरिया, टाइफाइड, हैजा या कॉलरा। कुछ रोग शारीरिक संपर्क या व्यक्तिगत संपर्क द्वारा भी फैलते हैं। लैंगिक क्रियाओं द्वारा जब दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो यह सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना अथवा खेल कूद जैसे कुश्ती लड़ना आदि से नहीं फैलते हैं। उदाहरण के लिए सिफिलिस और एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी का कम हो जाना या बिल्कुल नष्ट हो जाना एड्स कहलाता है। इसको फैलाने वाले रोगाणु का नाम है HIV। एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूशन, गर्भावस्था में रोगी माता से शिशु में, बाय प्रेग्नेंट वुमेन टू देयर चाइल्ड, संक्रमित रोगी द्वारा उपयोग की हुई सुई या सिरिंज से, by using needles or syringes that have been used by people who are infected। हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां हमारे अलावा अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं। कुछ रोग इन जीव जंतुओं द्वारा भी फैलते हैं। यह जंतु रोगाणुओं को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह जीव जंतु रोगवाहक या वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मलेरिया एक फीमेल एनोफिलिस द्वारा फैलाया जाता है। मलेरिया इस मच्छर के काटने से होता है जो मलेरिया परजीवी को ले जाता है और यह परजीवी आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। यहाँ पर मच्छर एक रोगवाहक है जो प्लाज्मोडियम परजीवी को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, प्लेग आदि। अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। अभी हमने पढ़ा कि रोगाणु हमारे शरीर में विभिन्न साधनों द्वारा प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर को संक्रमित करते हैं, लेकिन यह हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद कहाँ जाते हैं तथा किस अंग या ऊतक को प्रभावित करते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि यह सूक्ष्म जीव या रोगाणु हमारे शरीर में किस भाग या किस अंग द्वारा प्रवेश कर रहे हैं। अगर यह सूक्ष्म जीव हवा से नाक द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे हमारे फेफड़ों को संक्रमित करेंगे। जैसे टीबी हवा द्वारा फैलने वाला रोग है। यह एक दीर्घकालिक रोग है व फेफड़ों को संक्रमित करता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि संक्रमण जिस अंग या स्थान से हमारे शरीर में प्रवेश करे वह उसी को संक्रमित करे। कभी कभी ये दोनों भिन्न होते हैं। जैसे मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है। इसमें जीवाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, वह लीवर में जाते हैं और फिर हमारी लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स में आते हैं। जब यह संक्रमण हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो रोग के लक्षण
या चिन्ह भी उसी ऊतक या अंग पर दिखाई देते हैं। यदि फेफड़ों पर संक्रमण होता है तो सांस लेने में दिक्कत, खांसी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। यदि लीवर पर संक्रमण होता है तो पीलिया हो जाता है। यदि मस्तिष्क पर आक्रमण होता है तो सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर अथवा बेहोशी आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं। डॉक्टर इन्हीं लक्षण व चिन्ह के आधार पर रोग का पता लगाते हैं। कभी कभी इन ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अलावा हमें सामान्य प्रभाव भी दिखाई देते हैं। अधिकतर सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। जैसे संक्रमण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है और उस संक्रमित ऊतक के आसपास रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, जो हमें सूजन, दर्द होना आदि के रूप में दिखाई देता है। नई कोशिकाओं के बनने के इस क्रिया को शोध या इन्फ्लामेशन कहते हैं। कभी कभी यह सूक्ष्म जीव हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रभावित कर देते हैं, जैसे HIV एड्स। HIV का इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलता है और ये इम्यून सिस्टम पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है और धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता है। इसकी वजह से शरीर में ट्यूमर, TB जैसी और भी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर भी निर्भर करती है। अगर हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत कम होगी तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी। यदि उसी सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति भी तीव्र होगी। जब सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं तो हमारा शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है और हमारे शरीर के अंगों, ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर के अंगों को ठीक करने के लिए हमें इलाज करवाना पड़ता है, उपचार करवाना पड़ता है। इस उपचार के भी कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर इन रोगों का उपचार होता है। तो पढ़ते हैं उपचार के नियम। किसी भी संक्रामक रोगों के उपचार के 2 उपाय हैं। पहला कि हम उस रोग के प्रभाव को कम कर दें, क्योंकि रोग का प्रभाव कम होगा तो रोग की तीव्रता भी कम हो जाएगी। दूसरा, रोग के कारण को ही समाप्त कर दें, क्योंकि अगर रोग का कारण समाप्त हो जाएगा तो रोग भी स्वतः ही खत्म हो जाएगा। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिसमें सिम्टम्स यानी कि लक्षण कम हो जाते हैं। जैसे अगर हमें तेज़ बुखार है तो पहले उपचार में हम बुखार की तीव्रता को कम करेंगे। अगर हम दर्द से पीड़ित हैं तो दर्द की तीव्रता को कम करेंगे, जिसके लिए हम मेडिसिन का उपयोग करते हैं। और मेडिसिन के साथ साथ हमें अपने शरीर को आराम भी देना जरूरी होता है ताकि हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकें, जो कि हमें स्वस्थ होने में सहायता करेगा। लेकिन यह उपचार सिर्फ लक्षणों को कम कर सकता है, कारण को ख़त्म नहीं कर सकता। और जब तक कारण यानी कि सूक्ष्म जीवों का संक्रमण समाप्त नहीं हो जाता, रोग ठीक नहीं होगा
तो दूसरे उपचार के लिए हमें सूक्ष्म जीवों को मारना पड़ेगा। हम इस सूक्ष्म जीवों को कैसे मार सकते हैं? सूक्ष्म जीवों को मारने की एक विधि है दवाई, मेडिसिन का उपयोग। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सूक्ष्म जीव कई वर्गों के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ। हर वर्ग का अपना जीवन चक्र होता है और जैव रासायनिक या जैव प्रक्रियाएं, बायोकेमिकल साइकिल होती है। इसलिए हमें इनके उपचार के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जो इनके जीवन चक्र को तोड़ सकें और समाप्त कर सकें। इन पर दवाइयों का उपयोग करते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह दवाइयाँ हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित किए बिना ही संक्रमण को खत्म कर सकें। ऐसा एंटीबायोटिक से संभव हो सकता है। एंटीबायोटिक मॉडर्न ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली मेडिसिन में से एक है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारकर या क्षति पहुंचाकर बीमारी का इलाज करती है। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। एंटीबायोटिक्स जिन्हें एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी जाना जाता है, वे दवाएं हैं जो बैक्टीरिया के विकास को रोकती हैं या धीमा करती हैं। यह एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं। पेनिसिलिन के अलावा अन्य एंटीबायोटिक्स हैं टेट्रासाइक्लिन, एमॉक्सिलिन आदि। लेकिन अगर हमारे शरीर में वायरस का आक्रमण होता है तो एंटीबायोटिक इसके लिए प्रभावी नहीं होती हैं, क्योंकि वायरस एक अलग वर्ग है। इसकी और वायरस की अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है जो बैक्टीरिया से भिन्न होती है। अभी तक हमने पढ़ा कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसे दवाइयों द्वारा उस संक्रमण को कैसे कम कर सकते हैं व संक्रमण को शरीर से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी रोग से संक्रमित हो जाता है तो वह संक्रमण शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है और धीरे धीरे वह व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है और इस कमज़ोरी को कम करने के लिए पौष्टिक खाना खाना पड़ता है और लंबे समय तक आराम करना पड़ता है ताकि वह अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर सके। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए निवारण या बचाव उपचार से बेहतर है। कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब रोकथाम इलाज से बेहतर है। तो हम अपने शरीर को इस संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं? क्या उपाय हैं जिनसे हम इन संक्रमित रोगों से सुरक्षित रह सकते हैं? हम इनको पढ़ेंगे निवारण के सिद्धांत में। रोगों के निवारण की दो विधियां हैं, एक सामान्य विधि व दूसरी रोग विशिष्ट विधि। सामान्य विधि यह है कि हमें संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जिससे हम संक्रमण से बच सकें। यदि हम संक्रमण के फैलने की विधियां जानते हैं तो भी हम संक्रमण से बच सकते हैं या संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि संक्रमण विभिन्न माध्यमों से फैलता है, जैसे वायु, जल, भोजन, जीव जंतु आदि। जैसे अगर संक्रमण वायु द्वारा फैलता है तो हमें यह सावधानियां बरतना चाहिए। हमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाने से बचना चाहिए, खुले स्थान पर रहना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाना चाहिए।
अगर संक्रमण फैलने का कारण जल है तो इसके लिए हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए, पानी में स्थित सूक्ष्म जीवों को मारने का उपाय करना चाहिए या पानी उबालकर पीना चाहिए। संक्रमण फैलने वाले जीव जंतुओं से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखना चाहिए, मच्छरों से बचने के लिए अपने आसपास गंदा पानी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए, कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए, खाना बनाने व खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए। मतलब संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रतिदिन हम कई संक्रमण से गुजरते हैं लेकिन हम संक्रमित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर में स्थित एक प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है जो रोगाणुओं से लड़ता है। हमारे शरीर में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो रोगाणुओं को मार देती हैं। हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु आता है तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। यदि वह उन्हें मार देती हैं तो हमें रोग नहीं होता है। यह प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती हैं और रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित हो जाती है, तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होती है। कोशिकाओं की इस प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक भोजन के अभाव में यह प्रतिरक्षा तंत्र सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता। अभी तक हमने जो पढ़ा वह है रोग से बचाव की सामान्य विधियाँ। अब रोग से बचाव की विशिष्ट विधियाँ क्या हैं? इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। चेचक की बीमारी आज से 100 वर्ष पहले एक महामारी के रूप में होती थी। ऐसी स्थिति में लोग मरीज के पास आने से डरते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि कहीं उन्हें भी ये रोग ना हो जाए। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग था जो चेचक से नहीं डरता था। यह वर्ग वह था जिनको पहले चेचक हो चुका था, लेकिन फिर भी वह जीवित रहे। यह वर्ग चेचक के रोगियों की सेवा करता था। इसका मतलब यह था कि अगर हमें एक बार चेचक हो जाए तो रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती थी। यह प्रतिरक्षीकरण, टीकाकरण या वैक्सीनेशन का नियम है। वैक्सीनेशन या टीकाकरण में रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश कराकर इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जाता है। वह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम उस रोगाणुओं से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देता है। इस प्रकार रोगाणुओं को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में पहले से ही निर्मित हो जाती हैं और जब रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो यह विशिष्ट कोशिकाएं रोगाणु से लड़ती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं। कुछ बीमारियां हैं जिनके टीके उपलब्ध हैं। टिटनेस, डिप्थीरिया, चेचक, हेपेटाइटिस आदि। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न 1, संक्रामक रोग फैलने की
प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? What are the different means by which infectious disease are spread? प्रश्न 2, प्रतिरक्षीकरण क्या है? What is immunization? प्रश्न 3, किसी रोग के हानिप्रद प्रभाव क्या हैं? What are the harmful effects of disease? रोगों के उपचार के नियम लिखिए. Write the principles of treatment of disease.